नमस्कार। आज मैं आपके सामने आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जिसमें महिलाओं का सहभाग क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करने के लिए बैठी हूँ। हम सारे लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से हम आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की COEP शाखा ने बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग करते हुए नए नए विचारों को समाज के सामने में किस तरीके से रख सकते हैं बिना मिले, ऐसा एक अच्छा उपक्रम शुरू किया। मैं ABVP विद्यार्थी परिषद COEP की आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे ये चांस दिया है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में जब हम सोचते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से जो भी हम लोगों को पता चला है उससे ध्यान में आता है कि इसके 5 पिलर्स हैं सेल्फ रिलायंट भारत के लिए। इसमें 2 चीज़ों को मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है और भारत का मतलब क्या है। और जब हम आत्मनिर्भर और भारत ये दोनों को समझेंगे तभी जाकर के आत्मनिर्भर भारत की निर्माण का सही तरीके से निर्माण कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट की ओर से जो 5 आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ बताए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी और फिर इसमें महिलाओं का रोल क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात करूंगी। अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों को थोड़ी सी डेवलपमेंट ना करते हुए डायरेक्टली क्वांटम लीप जिसको बोलते हैं या जंप जिसको बोलते हैं, लॉन्ग जंप लेनी है, ना कि छोटी छोटी स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आधुनिक भारत के लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से चाहिए ये हम लोगों को सोचना है। और ये सोचते समय मेरे दिमाग में ये आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, ये कौन तय करेगा। हम तय करने वाले हैं तो हमारी एटीट्यूड जो है, हमारी विचारधारा जो है वो हम लोगों को क्या बताती है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्या हम लोगों को अमेरिका, चाइना, इस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके जैसा देश चाहिए, या फिर इको फ्रेंडली देश चाहिए जो ग्रीन एनर्जी को यूज़ करते हुए कुछ कर रहा है, ना कि कंजम्पशन को बेस करके, एनर्जी कंजम्पशन को बेस करके कुछ कर रहा है। ये हम लोगों को सोचने की बात है। तीसरा उनका आधार स्तंभ जो बताया है वो सिस्टम के ऊपर में है। सिस्टम माने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि 21वीं सदी के लिए संचालित तकनीक ये उन्होंने बताया गया है। अगर 21वीं सदी के लिए संचालित तकनीक के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें आ जाता है। जो भी जिस तरीके से हम लोग आज एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को हम इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसी तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि वो सिस्टम होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सिस्टम की जब हम सोचते हैं तो मैं जानती हूँ कि भारत तो सॉफ्टवेयर में बाप है। हमारा लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छा है, शायद इसीलिए हम सॉफ्टवेयर में बाप बन गए हैं। लेकिन क्या हम लोग हार्डवेयर के बारे में सेल्फ रिलायंट है? नहीं तो ऐसे होगा कि सॉफ्टवेयर के लिए तो हम बाप है, लेकिन हार्डवेयर की चीज़ें अगर हम लोगों को बाहर से लानी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को, दूसरे सिंपल कंपोनेंट के लिए भी अगर हम लोगों को दूसरे देशों के ऊपर में अगर निर्भर रहना पड़ेगा, वो जिस तरीके से लो क्वालिटी की चीज़ें देते हैं उसी के ऊपर में हम लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए आज हमारे पास टेलीफोन की कंपनियां हैं, टेलीफोन मैन्युफैक्चरर्स की कंपनियां हैं, माइक्रोमैक्स जैसी, लेकिन वो बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हम लोगों ने हार्डवेयर अपने जैसे डेवलप करने का प्रयास ही नहीं किया है। तो क्या उसमें हम लोग आज 21वीं सदी के लोग सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो क्या वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डेवलप करने के लिए कुछ सोच सकते हैं, कुछ उस तरीके से हम विचार कर सकते हैं, अपना कुछ हार्डवेयर जनरेट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को ये चाहिए। और क्या इसमें हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं क्या, उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। और इसके लिए फिर से क्या चाहिए, तो एटीट्यूड चाहिए। मेरी माँ की बातें मुझे बहुत बचपन से, जो मेरी माँ मुझे बोलती थी वो बातें बहुत मुझे याद आती हैं। जब भी मैं उसके सामने में कुछ रोते हुए जाती थी तो वो बोलती कि रोना नहीं है, ऐसे पर्सनालिटी बनाओ कि लात, जहाँ पर भी मैं लात मारूंगी वहाँ से पानी निकल आएगा। माने खुद को कर इतना बुलंद जो बोलते हैं ना, उस तरीके से पर्सनालिटी क्या हम लोग बना पाएंगे। और हम लोग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप सोचेंगे कि भारत के बारे में बात चल रही है और हम लोग पर्सनल लेवल पर क्यों आ रहे हैं, तो
एक बात तो है कि हमारे यहाँ पर हम जो सोचते हैं वो व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, समाज से देश और देश से राष्ट्र। माने जिस प्रदेश की हम लोग हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ अगर, तो व्यक्ति करके मैं, मेरा समाज, महाराष्ट्रियन समाज के साथ में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, महाराष्ट्रियन समाज का महाराष्ट्र के प्रति का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, और महाराष्ट्र का अपने देश के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस तरीके से वो एक जो कड़ियाँ हैं, उस कड़ी के माध्यम से जाना है तो हम लोगों को खुद के ऊपर, खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर एटीट्यूड के बारे में बात करती हूँ। चौथा जो मापदंड उन्होंने दिया है, स्तंभ दिया है, वो दिया है जनसंख्या। जनसंख्या माने लोक संख्या। अगर जनसंख्या के बारे में हम सोचेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरीके से वो अभी तक हमने जितना किताबों में पढ़ते थे या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे, तो जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से हम कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये बातें होती थी। आज लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये देखने का तरीका है कि आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा है। मैं सोचती हूँ कि ये आधा ग्लास भरा है। अगर हमारे यहाँ पर जितनी भी लोक संख्या है उसको अगर हम लोगों ने स्किल्ड लेबर में अगर डेवलप किया और स्किल्ड मैन पावर में डेवलप किया, और उस स्किल्ड मैन पावर की माध्यम से हमें जो अर्जित करना है वो अर्जित करना शुरू कर दिया, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हमने कभी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचा ही नहीं। हम हर बार में निगेटिव थिंकिंग के साथ में ही चले गए थे। आज बदल रहा है देश, मैं जानती हूँ अपना देश बदल रहा है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या इस जनसंख्या को हम अपना साध्य उपकरण बना पाएंगे क्या, कि जिसके माध्यम से जो साध्य है हमारा वो हम साध पाएंगे, माने आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, तो स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी। स्किल डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो जो स्किल जिनको जानकारी है ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना पड़ेगा जो टीच करेगा, जो दूसरों को उस तरीके से वर्कफोर्स स्किल तैयार कर पाएगा। तो क्या ऐसी हमारे पास में चेन है क्या? दूसरी बात एजुकेशन, तीसरी बात है सॉफ्ट स्किल्स, और चौथी है नीड बेस्ड स्किल्स। क्या हम लोगों की जितनी ज़रूरत है, कहाँ कौन सी जगहों पर ज़रूरत है, हम लोगों को किस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या वही हम लोग पढ़ा पाएंगे तभी फ़ायदा होगा। नहीं तो रिक्वायरमेंट हमारी होगी किसी तरह पर, और हम लोग स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो अभी होता है, कितनी बार मुझे लगता है कि ऐसा होता है, वो नीड बेस्ड ना होते हुए केवल मुझे कोर्स दिया है, मैं वो बना रही हूँ, लेकिन उस स्किल की ज़रूरत है क्या, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है क्या, ये सोच करके हम नहीं करते हैं। और ये सोचना माने क्या, उतनी ज़रूरत समाज में है या नहीं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। जब हम समाज की बात करते हैं तो ध्यान में ये भी आता है कि समाज में एक जगह पर हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा दिखती है, और दूसरी जगह पर स्किल्ड लेबर्स या स्किल्ड मैन पावर जहाँ पर चाहिए होती है वहाँ पर लोग नहीं हैं। हम लोगों को ये लोग ही मिलते नहीं है, इसीलिए हम काम नहीं कर पाते। इस तरीके से भी लोग होते हैं, और फिर इसमें से डिमांड और सप्लाई चेन में जो हमारी बात होती है उसमें हम लोग फिर चले जाते हैं चाइना के पास में, चले जाते हैं बाहर के देशों के पास में सामान खरीदने के लिए, और वो जो भी जिस भी क्वालिटी का सामान देते हैं वो हम खरीद करके उसी में समाधान मानते हैं। तो क्या जनसंख्या और डिमांड और सप्लाई चेन, इसको हम लोग कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ करके देखेंगे क्या, होलिस्टिक अप्रोच से इन सारी चीज़ों को क्या हम कर पाएंगे क्या, ये मुझे लगता है हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। इसमें पांचवा जो पॉइंट है वो है मांग और आपूर्ति की पद्धति। मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मांग और आपूर्ति की पद्धति एक है और उसकी मानसिकता है। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, माने बनाने वाले से उपयोग में लाने वाले तक की जो एक प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर रोड से जाने वाली व्हीकल्स होंगी, शिप्स हो सकती है जो नदियों में से बहती है। नदियों में अगर हम लोगों को इस तरीके से शिप के द्वारा सामान भेजने की शुरुआत करनी है तो उसके लिए डॉक्स का निर्माण होने की ज़रूरत है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं उस तरीके से उसमें लगने वाली जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है वो सारी डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर रोड तैयार करने हैं तो विलेजेस तक जाने वाले रोड्स को तैयार करना, बीच में नदी नाले आते हैं तो उसके ऊपर में ब्रिज का तैयारी करना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक
ग्राउंड लेवल की तैयारी हो जाती है। उसके ऊपर में व्हीकल्स तैयार करना जिसमें बहुत सारा सामान सस्ते में जाने वाला, जिसमें पोल्यूशन कम हो, जिसमें पेट्रोल कंजम्पशन कम हो, इस तरीके से हो सकता है। ड्राइवर्स माने वो स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। जो सामान चला जाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, उसमें पैकेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो पैकेजिंग बहुत ठीक तरीके से होनी चाहिए। तो पैकेजिंग के ऊपर का रिसर्च इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, भारत इतना बड़ा देश है कि और यहाँ पर काफ़ी सारे इको जोन्स अस्तित्व में हैं। तो हर इको जोन की अपनी अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण बातें हैं। वहाँ पर क्या क्या बनता है, क्या क्या मिलता है, वो कहाँ तक हम लोग ले जा सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, उसका एक बार रिसर्च करके, उसका मैपिंग करके, फिर उसके ऊपर में कोई सॉफ्टवेयर अगर सिस्टम डेवलप करते हैं तो फिर ये काफ़ी सारी तरीके से आसान हो सकता है। वो एक पद्धति हो गई है मांग और आपूर्ति की। दूसरी मुझे ऐसे लगता है कि मानसिकता मैं इसको बहुत ही क्या बोलूँगी, सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि मानसिकता अगर बदलती है तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मांग और आपूर्ति में मदरली एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे याद है मेरी माँ बचपन में मैसूर सैंडलवुड का सोप यूज़ करती थी, या फिर चंद्रिका नाम का एक साबुन रहता था, वो यूज़ करती थी। और आज भी मुझे मैसूर सैंडल अगर दिखता है तो मुझे लगता है हाँ ये मैंने खरीदना चाहिए। चंद्रिका का सोप का स्मेल भी अगर कहीं दूर से आता है तो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे घर में होना जरूरी है। इसका कारण है कि बचपन से हम उस अपनी यादों के साथ जुड़े रहते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर मदर का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग और आपूर्ति की मानसिकता को चेक करते समय वो किस तरीके से है, देखिए, अगर हर महिला ने यहाँ पर बचपन से अपनी बच्चों के सामने में स्वदेशी का ही सामान मैं यूज़ करूँगी, जो अपने यहाँ बनता है उसी सामान का यूज़ मैं करूँगी, ऐसे अगर मन में ठान लिया, ऑटोमेटिकली यही बातें बड़े होकर के बड़े बच्चों के मन में आने वाली है। और फिर माँ यूज़ करती थी तो वो अच्छा ही यूज़ करती थी, और ये सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। माँ बच्चों के लिए, अपने लिए, घर के लिए अच्छा ही सोचती है। तो वो जो बातें, वो जो चीज़ है, वो क्या बोलेंगे उसको, एक तरीके से ह्यूमैनिटी के सिस्टम में डालने का काम जो है, जिसको हम लोग संस्कार बोलते हैं, वो माँ करती है। और मांग और आपूर्ति में ये चीज़ अगर घर की महिला ने देखा तो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे ऐसे लगता है कि घर वैसे भी संभालती है महिला ही। घर में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पाकघर से लेकर के बाथरूम तक लगने वाली घर की हर चीज़ों में माँ अपना रोल अदा करती है कि मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए क्या क्या चाहिए होता है। मुझे ऐसे लगता है कि उसमें अगर हर महिला अगर अलर्ट हो गई, हर महिला अगर अवेयर हो गई आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जिसमें स्वदेशी चीज़ों को, अपने यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कंज्यूमर बनेंगे, बाहर में हमारा पैसा नहीं जाएगा, ये सोच करके अगर हम लोग चलते रहेंगे, इन्हीं महिलाओं से अगर फीडबैक लेकर के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अगर अपनी अपनी प्रोडक्ट्स में सुधारना लाते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर से बेहतर भी होने वाली है। और इससे अपना देश जो है वो आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर इसके ऊपर में आपके पास में कुछ भी प्रश्नोत्तर हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का होना ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली फेसबुक लाइव पर कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं जा नहीं पाई हूँ, इसीलिए घर में रिकॉर्ड करके मैं आपके पास मेरे विचार भेज रही हूँ। लेकिन इसके ऊपर में आप ज़रूर मुझे मेरे फेसबुक पेज पर, माधुरी सहस्रबुद्धे के नाम से जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर में, या फिर इसी फेसबुक पेज पर अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर देने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्ते।